guys, in last session we discussed about the some example which is based on Newton first law and second law. In this session we continue our example, and so let's start with the first one, example number 5.29. And what is the situation given here? The 10 1 rupees coin are put on top of each other on the table. मतलब ऐसा कोई टेबल है, अब मान लो this is what table. So 10 1 rupees coin are put on each other. So like this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 1 rupees coin are put on each other, and each coin having a mass m. So let's take the mass of each coin is equal to m. It is given data. Now give the magnitude and direction of the force. So जो भी हमें क्वेश्चंस यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस है. So in all cases we have to find the magnitude and direction of the force. Okay, now you just take this whole the system is at rest. मतलब हम यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है. So whole system is at rest. System is at rest. अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ. एंड एज पर द न्यूटन फर्स्ट लॉ एवरीवेयर यू पुट एफ नेट इज इक्वल टू 0, मीन्स डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स. आप ऐसे ही काउंट करोगे. चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फोर्स ऑन द सेवेंथ कॉइन काउंटेड फ्रॉम बॉटम, काउंटेड फ्रॉम द बॉटम. सो बॉटम यहाँ पे 1 2 3 ऐसे मैंने काउंट करके रखा है. देखो यहाँ पे 10 है, ठीक है. सो फोर्स ऑन द सेवेंथ कॉइन, तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. उसको मान लो कि F7. ओके, कॉइन के नंबर से देते हैं. फोर्स ऑन द सेवेंथ कॉइन ड्यू टू ऑल कॉइन्स ऑन इट्स अबव, मतलब उसके ऊपर जितने भी कॉइन है उससे सेवेंथ कॉइन पे कितना फोर्स लगेगा. तो सेवेंथ कॉइन कहाँ पे? यहाँ पे. उसके ऊपर कितने कॉइन है? 1 2 and 3 है ना. सो इस 3 कॉइन का यहाँ पे अलग से एक फिगर बनाते हैं. ए सेवेंथ कॉइन है, ठीक है. ए सेवेंथ कॉइन है, उसके ऊपर कितने कॉइन है? 3. तो एक साथ आप 3 कॉइन ड्रॉ कर दो. चलो, सो ये 3 कॉइन है. सो सेवेंथ कॉइन है, ये 3 कॉइन है, ठीक है. तो आपको फाइंड करना है इसका फोर्स कितना लगेगा. मतलब इस 3 कॉइन के ड्यू टू दिस 3 कॉइन यहाँ पे कितना फोर्स होगा. सो mg तो कभी होता ही नहीं है. जो भी फोर्स होता है n ही होता है. जो भी फोर्स होता है वो कितना होता है? n ही होता है. तो यहाँ पे 3 कॉइन का mg नीचे लगेगा कितना? 3 mg, ठीक है. ओके, सेवेंथ कॉइन से यहाँ पे अपर डायरेक्शन में n होगा, और इस कॉइन यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट में है, यहाँ पे सरफेस. सो इन 3 कॉइन पे फोर्स अपर लगेगा, इस पे फोर्स डाउनवर्ड लगेगा n. सो ऑन द सेवेंथ कॉइन वॉट एवर द फोर्स, दिस इज n. On the seventh coin, this 3 mg is not applied. Actually, this n is applied. Okay, why? This 3 mg is due to the gravity actually. Now this here the surface is in contact, so n is applied on this one. So how we get this answer? So first you take this balancing of this 3 coin. So as per the Newton first law, this upward force is equal to downward force. So n is equal to what? 3 mg. On this one. Okay, now you come to the seventh coin. So this force is, we have to consider F7. So what is this F7 actually? F7 is equal to n, and it is equal to what? 3 mg. And what is the direction on seventh coin? आपको seventh coin पर direction चाहिए. कौन सी है? Downward. So here you just write down downward. अगर आपको eighth coin पे पूछी होती तो आपका upward आंसर आता. देखो eighth coin पे upward लग रहा है, seventh coin पे नीचे लग रहा है, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. उसमें फोर्स ऑन द सेवेंथ कॉइन बाय द एट्थ कॉइन. अभी क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन क्या था? सेवेंथ कॉइन पे फोर्स ड्यू टू ऑल कॉइन. अभी क्वेश्चन क्या है? सेवेंथ पर कॉइन पे फोर्स ड्यू टू एट्थ कॉइन ओनली. तो आप इतना ही एफबीडी बनाओ. चलो, सो द सेकंड प्रॉब्लम इज व्हाट? फोर्स ऑन सेवेंथ कॉइन ड्यू टू एट्थ कॉइन इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे पूरा फोर्स चाहिए था, इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है. यहाँ पे जो था वो पूरा फोर्स चाहिए था. फोर्स ऑन सेवेंथ कॉइन, फोर्स ऑन सेवेंथ कॉइन ड्यू टू एट्थ कॉइन यू हैव टू फाइंड आउट. तो क्या करोगे? देखो यहाँ पे सेवेंथ और एट ये दोनों ही ड्रॉ करने हैं, ठीक है. तो ये सेवेंथ कॉइन है, एट्थ कॉइन है, ठीक है. तो सेवेंथ कॉइन, एट्थ कॉइन. तो यहाँ पे कुछ फोर्स का कैलकुलेशन जो है डिफरेंट होगा. देखो यहाँ पे तो इस जगह पे आपके कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो एट्थ कॉइन का mg तो नीचे लगने वाला ही है mg.
एक कॉइन है तो mg लगेगा। ओके, तो ए यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, मान लो कि एन डैश, यहाँ पे एन तो काउंट किया हुआ है, तो ये भी इसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई करेगा एन डैश। क्लियर है? लेकिन यहाँ एथ कॉइन पे तो और फोर्स भी लगने वाला है क्योंकि उसके ऊपर भी दो कॉइन है, देखो। तो यहाँ पे कुछ उसका भी कांटेक्ट, यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे इस सरफेस पे, ये जो सरफेस है वो ये सरफेस है, तो ये दो कॉइन है, तो यहाँ पे भी कुछ फोर्स एन डबल डैश ऐसे अप्लाई होगा, तो इस कॉइन पे भी ऐसे एन डबल डैश अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस दो कॉइन का 2mg नीचे लगने वाला है, तो एन डबल डैश की अगर आप बात करें तो कितना होगा 2mg। तो ए एन डैश जो है वो 7th और 8 के बीच में लग रहा है, और ये जो एन डबल डैश है और 8 और 9 के बीच में लग रहा है, तो यहाँ पे एक और फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। देखो 8th की सरफेस पे 8th कॉइन है, उसकी सरफेस पे एन डबल डैश डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पे एन डबल, जो कि पूरा यहाँ पे आपको काउंट करना है। ठीक है, मतलब आपको एफपीडी बनाना सीखना है यहाँ पे। तो एफपीडी आपने तो ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो आप एफपीडी बनाओ। चलो यहाँ पे तो 7th कॉइन है, 8th कॉइन है। 7th कॉइन का मतलब 7th और 8 का बात कर रहे हो तो 8th कॉइन का mg डाउनवर्ड लगेगा, तो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस है, मान लो कि एन डैश अपवर्ड लग रहा है, एन डैश डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पे एन काउंट किया, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स को चेंज कर दो, एन डैश एन डैश। लेकिन एस सरफेस पे एक और एडिशनल फोर्स होगा ही, वो आपको यहाँ पे काउंट करो, क्योंकि 8th सरफेस पे जितने भी 8th कॉइन पे जितने भी फोर्स है वो आपको काउंट करने होंगे, तो ही आप उसका न्यूटन फर्स्ट लॉ या फिर सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो अभी अप्लाई करो, अभी सभी फोर्स आ गए। 7 के 8 पे कितने फोर्स लग रहे? 3। फर्स्ट कौन सा? उसका सेल्फ वेट mg। सेकेंड कौन सा? सेकेंड फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 7, एंड थर्ड वन कौन सा? फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 9th एंड 10th। ओके, आपके जितने भी फोर्स है वो आप काउंट करके तो आपको पता चलेगा कि कैसे फोर्स है। अभी आप काउंट करो, चलो इसमें तो डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई करो 8th कॉइन पे। कौन से कॉइन पे अप्लाई करना है? 8th कॉइन पे न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई करो, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, सो एन डबल डैश डाउनवर्ड mg डाउनवर्ड, एन डबल डैश प्लस mg इज इक्वल टू अपवर्ड एन डैश। तो इसमें से एन डैश क्या हो जाएगा? इसमें से एन डैश क्या होगा? एन डबल डैश तो 2mg है ही, यहाँ पे देखो, यहाँ पे काउंट किया हुआ है। ओके, अगर एन डबल डैश की बात करो तो ये सरफेस पे चल चाहिए। ठीक है, तो इस सरफेस पे आप ड्रॉ करो तो डाउनवर्ड फोर्स कितना है? 2mg, और अपवर्ड फोर्स कितना है? एन डबल डैश। ठीक है, तो एन डबल डैश इज इक्वल टू 2mg ऐसे आता है। तो यहाँ पे टोटल रखो 2mg प्लस mg, सो 2mg प्लस mg, आंसर आया 3mg अगेन, तो एन डैश भी 3mg हुआ। लेकिन आपको कौन सा क्वेश्चन कौन सा है? देखो यहाँ पे क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि फोर्स कहाँ पे आएगा। सो क्वेश्चन है फोर्स ऑन द 7th कॉइन, तो 7th कॉइन पर एन डैश डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? एन डैश तो अब दोनों ही जगह पे होंगे, अपवर्ड भी होगा डाउनवर्ड भी होगा, लेकिन कहाँ पे चाहिए? 7th कॉइन पे है तो डाउनवर्ड आएगा आंसर, 8th कॉइन पे तो अपवर्ड आंसर आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है फोर्स ऑन द 8th कॉइन ड्यू टू 7th कॉइन, तो आंसर अपवर्ड होगा। फोर्स ऑन द 7th कॉइन ड्यू टू 8th कॉइन, तो आंसर डाउनवर्ड होगा। अभी कौन सा पूछा है? देखो 7th कॉइन पे, तो आंसर तो यही रहेगा। तो आपको आंसर इस तरह से लिखना है कि फोर्स ऑन 7th कॉइन ड्यू टू 8th कॉइन इज इक्वल टू व्हाट एक्चुअली? एन डैश, और वो कितना आया? 3mg, सो इज इक्वल टू 3mg, बट 7th कॉइन पे है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन रखनी है। 7th कॉइन पे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन रखनी है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। सी थर्ड प्रॉब्लम भी है। तो रिएक्शन फोर्स ऑफ द 6th कॉइन एंड द 2nd कॉइन, रिएक्शन फोर्स ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन, तो मतलब फाइंड करना है F7 ड्यू टू 6, एग्जैक्टली सेम एज दिस वन, इसका जैसे। सो फोर्स ऑन द 7th कॉइन ड्यू टू 6th कॉइन, तो काफी डिफरेंट प्रॉब्लम है फिर से। तो 6 कॉइन कहाँ पे? यहाँ पे। तो 6 कॉइन के ऊपर कितने कॉइन है? 1 2 3 4। चलो, तो आप पहले 6 और 7 का ही बनाओ। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा बनाया तो ये 6 कॉइन है, ये 7th कॉइन है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? फोर्स ऑन 7th कॉइन ड्यू टू 6, मतलब आप ऐसा मान लो कि mg डाउनवर्ड लग रहा है,
ये 7th का mg डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उस पे कुछ फोर्स लगेगा। आप मान लो कि N1 है, ओके, N और N डैश हो तो सब काउंट किया तो वहाँ पे N डैश मान लो कितना, तो 6 कॉइन भी ऊपर कितना लगेगा, N1 ही अप्लाई करेगा ना। तो इसमें इन दोनों में से N1 और N1 में से F76 कौन सा होगा, अपवर्ड की डाउनवर्ड। सो फोर्स ऑन 7 ड्यू टू 6, तो ए होगा ना, फोर्स 7 पे ये लग रहा है, ए जो है 6 पे लगे, देखो एरो कहाँ पे 6 पे, एरो कहाँ पे 7 पे, तो ए आपका हो जाएगा F76। आपको N1 फाइंड करना है, तो F76 का आंसर होगा N1 एंड डायरेक्शन होगी अपवर्ड। डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, कुछ ऐसा करना है, ठीक है। तो आप सिंपली कर सकते हो, आप 7 कॉइन का बैलेंसिंग ले लो, इसके ऊपर कितने है, 1 2 3 4, कितने है 4 है, ठीक है। तो मतलब आप इसमें 4 टाइम्स mg लगेगा। आप 6 के ऊपर के सभी कॉइन्स बनाओ, चलो, तो ये 6 के ऊपर के सभी कॉइन्स मैंने बनाए, कितने कॉइन्स है, 4 कॉइन है, कितने कॉइन है 4, तो डाउनवर्ड कितना फोर्स लगेगा 4 mg। तो अपवर्ड मैंने क्या लिया है, N1 लिया है, अपवर्ड मैंने क्या लिया है N1, तो N1 का बैलेंसिंग का आंसर क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू 4 mg। मैंने यहाँ पे FBD बनाना है सिखाया है, अदरवाइज आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो अगर MCQ में पूछा है तो, लेकिन यहाँ पे मैंने ये सेपरेट क्यों लाया, क्योंकि आप FBD इस पे FBD अच्छी तरह से सीख सकते हो, ठीक है। सिमिलर यही FBD यहाँ पे बनाओ, तो N1 का आंसर क्या होगा 4 mg, तो ये आंसर तो आएगा 4 mg, बट डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी, ठीक है। चलो अभी शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्टली अगर यहाँ पे फोर्स चाहिए इस सरफेस पे, तो फोर्स कितना होगा, कॉइन काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 mg लगेगा, क्लियर है। अगर यहाँ पे फोर्स है तो उसके ऊपर कॉइन काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो इस सरफेस पे 5 mg ही लगेगा, मतलब ऊपर जितने कॉइन है उतना लगेगा। देखो 7th कॉइन पे चाहिए था, 7 के ऊपर कितने कॉइन है 1 2 3, तो 3 mg आंसर है। यहाँ पे भी 7th कॉइन पे चाहिए तो फिर से 3 mg है। यहाँ पे 6 कॉइन का 7 कॉइन पे चाहिए, तो 6 के ऊपर कितने कॉइन है 1 2 3 4, तो 4 mg आंसर आए। मतलब जिस कॉइन से फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, जिस कॉइन पे फोर्स लग रहा है और उसके ऊपर कितने कॉइन है वो डायरेक्टली काउंट करके आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। यह शॉर्टकट मेथड है, लेकिन आपको यहाँ पे FBD ऐसे बनाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सभी जगह पे FBD बनाए हुए हैं। 6 कॉइन का फोर्स चाहिए तो 6 के ऊपर के सारे कॉइन ले लो, तो 4 कॉइन है तो डाउनवर्ड 4 mg, अपवर्ड आपने क्या लिया N1 लिया है, तो N1 इज इक्वल टू 4 mg। बाद में आपको डायरेक्शन फाइंड कर लेने अपने आप। अगर यही क्वेश्चन ऐसा है कि फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 7, तो डाउनवर्ड आंसर आएगा। क्वेश्चन अभी कैसा है, फोर्स ऑन 7 ड्यू टू 6, तो अपवर्ड आंसर है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैं ऐसे चेंज कर देता हूं, फोर्स ऑन 6 मतलब 6 पे फोर्स है, तो 6 पे देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, डाउनवर्ड ही किया है ना, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। क्लियर है सबको। तो पहले FBD बनाओ, उसके बाद ऐसा करो, और शॉर्टकट में अगर सॉल्व करना है तो सिंपल, उसके ऊपर कितने कॉइन काउंट कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको फोर्स ऑन 3rd कॉइन चाहिए कि 3rd कॉइन पे फोर्स की वजह से कितना लगता है, तो 3rd कॉइन के ऊपर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 mg आएगा। बट ऐसा है कि फोर्स ऑन 3rd ड्यू टू 2nd, तो 2nd के ऊपर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब 8 mg आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो पूरा एग्जांपल नोट कर लो। Let's come to the next example. Example number 5.32. What is the problem statement? A block of mass 25 kg. तो ये ब्लॉक है, उसका मास है 25 kg, and thus weight of man is 50 kg. So this man is here, and its mass is suppose MP, mass of person is to be 50 kg. Okay, as shown in figure. Thus both this figure is given in a problem statement. So don't worry about this. With the action of the floor by the man in the 2 cases, मतलब यहाँ पे ऐसे 2 केस है, इसको जो है और केस 1 बोला है, केस 1, और इसको जो है वो केस 2 किया है, ठीक है। तो केस 2 है, if the floor is yield of the normal force 700 न्यूटन, मतलब कि अगर ये फ्लोर है, so what is the capacity of this floor? Capacity of floor is 700 न्यूटन। अगर इससे ज्यादा नॉर्मल फोर्स इस पे लगेगा तो वो यील्ड होना स्टार्ट, मतलब उसमें कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो
ये जो ब्लॉक है, अगर इस मैन को ऐसे ऊपर लाना है तो कौन सी मेथड सूटेबल है वो फाइंड करना है. सो विच मोड दिस मैन एडॉप्ट टू लिफ्ट दिस ब्लॉक विदाउट द यील्डिंग ऑफ अ फोर्स. मतलब यील्ड नहीं करना है, इस फ्लोर को यील्ड नहीं होना है, मतलब उसको कंप्रेशन नहीं करना है, तो फिर इन दोनों में से कौन सी मेथड ब्लॉक को ऐसे अपर डायरेक्शन मूवमेंट करने के लिए प्रॉपर रहेगी, यह फाइंड करना है. ठीक है, दैट्स आवर क्वेश्चन. तो अगर यहाँ पे अगर आप मेन का एफपीडी दोनों ही केस में बनाते हो तो ड्यू टू दिस मेन विच फोर्स इज एप्लाइड ऑन दिस फ्लोर, ओनली नॉर्मल फोर्स. तो अगर आप एफपीडी बनाओ, चलो, तो ये मेन का एमजी तो डाउनवर्ड ही लगेगा फर्स्ट केस. तो ये फ्लोर है और मेन पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, अपर डायरेक्शन में. इसको केस 1 है तो N1 ले लो. ठीक है, तो F ड्यू टू दिस मेन ऑन दिस फ्लोर दस N1 इज अप्लाइड डाउनवर्ड साइड. ओके, और ये A है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंशन. इसमें काउंट करो तो यहाँ पे mg कहाँ पे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सॉरी, mg नहीं आएगा, M20 m पर्सन आएगा ना, क्योंकि पर्सन का mg है. तो mpg, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, mpg हो जाएगा. ओके, यहां पे टेंशन रहेगा, attention. Now you consider this situation, then this floor applied some force on the man in upward direction. Case 2 के लिए N2 ले लो. So this man is applied the same force on the floor in downward direction. मतलब फोर्स पे N1 और N2 ही लग रहा है, MP और एनीथिंग डज नॉट हैपन ऑन द फ्लोर. फ्लोर पे तो कॉन्टेक्ट फोर्स ही लगा, क्योंकि इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर देन योर वेट डज नॉट अप्लाई ऑन द फोर्स फ्लोर. एक्चुअली फ्लोर अप्लाइड सम फोर्स ऑन यू एंड यू अप्लाइड सम फोर्स ऑन द फ्लोर एंड दैट इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स. एंड हियर द कॉन्टेक्ट फोर्स इज विच वन, N1 एंड N2. N1 एंड N2. ओके, सो ऐसी कुछ सिचुएशन गिवन है. क्लियर है सबको? तो दैट्स वन इज अवर सिचुएशन. नाउ इफ द कैपेसिटी, इफ योर फोर्स which is applied on the floor N1 and N2 is greater than 700, then floor starts yielding. If it is less than 700, then floor does not yielding. तो यहाँ पे कौन सी मेथड मतलब वो मेथड चाहिए जिसमें फ्लोर यील्ड नहीं होना चाहिए. तो फिर if the floor does not yield, if floor does not yield, then your normal force is less than this capacity. मतलब आपकी अगर आपकी कैपेसिटी 200 न्यूटन वेट लिफ्ट करने के उससे ज़्यादा वेट होगा तो आप लिफ्ट नहीं कर सकते. एग्जैक्टली सिमिलर, अगर फ्लोर की कैपेसिटी 700 न्यूटन की है तो 700 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स उस पर लगना नहीं चाहिए. If it is more force is applied, then floor starts yielding. ठीक है, तो कितना फोर्स है अभी, कितना फोर्स है 700. तो आपका जो N1 और N2 है वो 700 से कम होना चाहिए. तो फिर आपका अगर फोर्स डज नॉट यील्ड है तो फिर आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, नॉर्मल फोर्स मस्ट बी लेस देन F. ये कंडीशन है. और इफ इट इज ग्रेटर देन फ्लोर स्टार्ट्स yielding. ओके, सो हियर वी राइट दिस वन. ओके, if normal force greater than this force, greater than 700, then floor start yielding. ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, दोनों केस में नॉर्मल फोर्स फाइंड कर लो, आपका आंसर हो जाएगा. तो सिंपल है, नॉर्मल फोर्स फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें आप न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई करके दोनों ही केस में फाइंड कर लो. तो आप न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई करो, तो इसमें फर्स्ट लॉ अप्लाई करो तो डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स. सो T प्लस MPG एज पर द न्यूटन फर्स्ट लॉ, T प्लस MPG इज इक्वल टू N1, इज इक्वल टू N1. ठीक है, तो N1 क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू, ओके, ये T फाइंड करना है तो ये T कितना होगा, mg के जितना ही होगा, यहाँ पे T है तो T इज इक्वल टू mg. तो T की जगह पे रख दो mg प्लस MPG. तो m कितना है 25, तो इज इक्वल टू 25 इंटू 10 प्लस MP कितना है 50. सो 50 इंटू 10 कितना हो गया 250 प्लस 500, 500 प्लस 250 750. तो N1 हो गया 750 न्यूटन. ओके, N2 पे चलते हैं. तो इसमें भी आप न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई करो. चलो, so by the applying of a Newton first law, upward force is equal to downward force. So T plus N2
इज इक्वल टू MPG। तो इसमें N2 फाइंड करना है तो N2 क्या आ जाएगा, N2 इज इक्वल टू MP इंटू जी माइनस टी, राइट हैंड साइड, बट टी क्या होगा, AT है तो यहां पे भी T होगा, तो यहां पे mg, तो T mg के इक्वल होगा, तो इज इक्वल टू mg। यहां पे रखो वैल्यू, MP कितना है 50 इंटू जी कितना 10 माइनस 25 इंटू फिर से जी कितना 10, सो 500 माइनस 250, तो ये आंसर होगा 250 न्यूटन। तो इन दोनों में अगर आप काउंट करोगे तो N1 ग्रेटर देन F आया और N2 लेस देन F, then which one is suitable, tell me, less than F is suitable or greater than F is suitable? If less than F, then does not yielding, greater than F, it is starts yielding, so this is not suitable here. N1 greater than F, so this method, this mode of lifting does not suitable, okay, so this mode does not suitable। और यहां पे क्या है, लेस देन आया, देन हियर यू राइट डाउन N2 लेस देन F, मतलब 700 से कम है, इट्स मीन्स दिस मोड इज suitable, दिस मोड ऑफ लिफ्टिंग इज suitable, दैट इज योर आंसर। कौन सा मोड को आप एडॉप्ट करोगे, फर्स्ट या सेकेंड, तो यू हैव टू चूज द सेकेंड मोड, ओके, तो दैट्स वन इज योर आंसर। सो नोट करो एग्जाम्पल को, इस तरह से आपको आंसर देना है, और इसको हम गिवन कंडीशन ये है, कुछ ऐसी कंडीशन गिवन है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा कैसी कंडीशन में क्या करना है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, तो पूरा एग्जाम्पल नोट कर लो। Okay guys, let's come to the next example. Example number 5.20 from the textbook exercise. A batsman deflects a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed, which is equal to 54 km/h. So underline without changing its initial speed, मतलब कि ऐसा कोई बॉल जा रहा है, दैट्स सपोज स्पीड v, सो दिस बॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय दिस एंगल 45, सपोज मान लो कि दिस थीटा एंड दिस थीटा, देन टोटल इज 45, सो 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट हियर 45 डिग्री, ओके, एंड दिस इनिशियल स्पीड इज 54 km/h. Now this is not a standard unit, so we have to convert in a meter per second, multiply by 9 and 5 by 18, so 18 3s are 54 and 3 5s are 15, so 15 meter per second, and this speed is v, so here the speed is also v, means this v does not change, speed does not change, only velocity is change, okay. And what we have to find out, what is the impulse on the ball, and this mass of the ball is 0.15 kg. So mass is given 0.15 kg and we have to find the impulse. This is exactly similar situation. If you want to finding out the impulse in this situation, okay, then you can say this is the like a wall. This bat is behaves like a wall and ball is changing its velocity. Okay, so if you convert this velocity in a two component, first one is this one, second one is this one. If you making this theta z, okay, so here this angle is theta, so that's a v perpendicular is equal to v cos theta, in v parallel is equal to v sin theta. But whenever this type of case is given to you, then you use a directly equation, thus change in momentum or impulse is given by j is equal to delta p, only in magnitude 2mv perpendicular. Okay, so use this relation, so 2m v perpendicular means what, v cos theta, but here 2 theta is a 45 degree, so as per our calculation theta is equal to what, 22.5 degree. So put this all this value here, so 2 into m 0.15, so 0.15 into v is not 54 right now, v is a 15 because this is the standard unit, okay, so use this 15 into cos 22.5. now this 22.5 degree is unknown for us, this is not present in our trigonometry table, so if you want to finding out this values, and you must be use the cosine table, okay, but right now I am just telling to you what is this value. If you get this, then your answer is 0.9239, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.9239,
0.9239. If you want to find this value, then you just see the cosine table. ओके आपको cosine टेबल से इस वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री टेबल में वैल्यू है नहीं। तो ये सभी वैल्यू आपके पास है, इसकी कैलकुलेशन करके आप फाइंड कर लेना कि कितना इम्पल्स लगता है। यूनिट होगा न्यूटन इंटू सेकेंड। इम्पल्स का एक दो और भी यूनिट्स हैं, ऐसे हमने डिराइव तो किए ही था, लेकिन यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। यूनिट ऑफ इम्पल्स एंड यूनिट ऑफ डेल्टा पी बोथ आर सेम, बिकॉज इम्पल्स इज नथिंग डेल्टा पी। तो मतलब पी का जो यूनिट है वो इम्पल्स का है, तो पी का यूनिट एक तो है न्यूटन इंटू सेकेंड, वो तो हमें पता ही है, दैट्स वेरी वेल नोन वैल्यू। बट द सेकेंड वन इज ऑल्सो वी हैव टू यूज पी इज एम वी, पी इज वॉट एम इंटू वी। सो एम यूनिट ऑफ m is kg and v is meter per second. So kg meter per second, this is also unit of impulse, here also this is unit of impulse. Okay, both this unit is used, so newton into second or kg meter per second. Okay, note करो example को। Okay, let's come to the next topic, variable mass and the force. Okay, you must be remember this is quite helpful for us, and up to this one we consider the mass of the any body is constant. If the mass is constant, then the force is equal to what? Ma, as we know. If the mass is constant, then what is the force? Ma. But we have another form of a force when the variable mass comes into the pictures. Means mass is changed with time. ओके अगर ऐसा कोई केस है तो फिर उसमें ये इक्वेशन हमें अप्लाई करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूटन सेकेंड लॉ एंड यू जस्ट राइट दिस ऑल द टॉपिक्स इन अ एडिशनल नोट। You just write this whole topic in an additional note because it is helpful to solve out some problem which is based on a variable mass. Means mass is changed with the time. Variable mass means what? Mass is changed with the time. Okay, so we just write the Newton second. What is Newton second law? So F is equal to dp by dt. This is our equation of Newton second law. Ma is a derived form from this one. Ma is derived from this one. So we have here the two possible cases. Maybe velocity is changed with respect to time, then the acceleration comes into the pictures, and if the mass is changed with respect to time, then the variable mass comes into the picture. So here the two cases are possible. Actually, what is the p here? So if you write the momentum, then p is equal to what? me. So एम वी, सो एम चेंज हो रहा है या फिर वी चेंज हो रहा है, दोनों केस पॉसिबल है। तो अभी फोर्स का इक्वेशन एक ही, अब तक तो एक ही इक्वेशन हमें था, हम कंसिडर करते थे एफ इज इक्वल टू एम ए। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड वन। इफ एफ इज इक्वल टू राइट दिस डी पी बाई डी टी, देन एफ इज इक्वल टू एक्चुअली डी बाई डी टी ऑफ एम वी, d by dt of mv, like this. Okay, so here this you may be consider m is constant or v is constant. Out of this two, any one of this is constant. So what is this formula of the force? So use this multiplication rule here. Use the multiplication rule is here. So if m is constant, then m is comes out from this one, dv by dt. Okay, if v is constant here, then plus v dm by dt. So here the two format of the force is present, and that is the force applied on the objects. If m is constant, then use the first formula. If the v is constant, use the second formula. Okay, out of these two force, any one of this becomes zero. Okay, so let's we write here. So if m is equal to constant, अगर आपके पास m constant है तो a इक्वेशन रहेगा dm by dt जीरो हो जाएगा. If m is constant, then dm by dt is what? Zero. Then the force is equal to what? Force is equal to m dv by dt, and dv by dt that's called acceleration. So f is equal to ma, and this equation we already derived. But comes to the second pictures of this one. If v is equal to constant, if v constant है and m variable है, another case, if v is equal to constant and the m is variable, then v is constant means dv by dt zero. So यहाँ पे a force zero हो जाएगा, a बाकी रहेगा, तो यहाँ पे force क्या आ जाएगा? f is equal to v dm by dt. Okay, and thus dm by dt is
column mass flow rate or mass per unit time, this we just consider like this. Okay, what is dm by dt? Where dm by dt is a mass flow rate, or we can say it's a rate of change of mass, ऐसा भी बोल सकते, कोई कुछ भी है, ठीक है, rate of change of मास ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर मास इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब वो जो उसके डिफरेंट फॉर्म्स है. बट दिस इज अवर नेक्स्ट इक्वेशन. दिस इज द केस ऑफ अ वेरिएबल मास. एंड वेयर यू सी दिस वेरिएबल मास, and if any fluid is flow, if any fluid is flow and flow, this fluid is apply some force on a body, then at that time we use this equation, not this one. अब कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है और जो फ्लूइड फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसके उसमें ए इक्वेशन यूज करेंगे, ए इक्वेशन नहीं यूज करेंगे, ठीक है. सो हियर इफ द v इज कांस्टेंट देन एंड मास इज वेरिएबल, देन फोर्स इक्वेशन इज दिस वन, नॉट दिस वन. ओके, ए इक्वेशन कब अप्लाई होता है? जब m कांस्टेंट होता है. और एक इक्वेशन कब अप्लाई होता है? जब v कांस्टेंट होता है. ओके, सो हियर इज द वेलोसिटी इज वेरिएबल, हियर इज द मास इज वेरिएबल. सो यू मस्ट बी रिमेंबर दिस इक्वेशन, F इज इक्वल टू v dm by dt. Okay, so whenever this case is given, mass flow rate is given to you, then use this equation v dm by dt and you just find the answer of a force. So right now from after this topic you have a two cases of a force. F is equal to ma, this one, and F is equal to v dm by dt, variable mass. Okay, so you remember this, both this equation actually. This is also useful for us. Okay, and we solve number of example based on this. Now there's another equation we have to use here. Let's we just discuss one example which is based on this, and it is from the textbook exercise. This example is from the textbook exercise. See, exercise example number 5.28. Exercise example number 5.28. What is the problem statement? A stream of water flowing horizontally with a speed of 15 meter per second gushes out the tube of a cross section area 10 raised to minus 2 meter square. मतलब ऐसा कुछ condition given है. You just consider that is a horizontal pipe. Okay, ऐसा horizontal pipe है कोई. Its cross section area is supposed to be considered A. What is the cross section area? A. Actually it is given data to us. So A is equal to, what is this? 10 raised to minus 2 meter square. 10 raised to minus 2 meter square. And the water, a stream of, कहाँ पे गया? A stream of water is just speed with a 15 meter per second. मतलब यहाँ से जो वाटर बाहर आ रहा है उसकी स्पीड v मान लो, तो v कितनी है? 15 मीटर पर second. This is the speed of this water flowing through this tube. Okay, and it's hits the vertical wall nearby. मतलब यहाँ पे ऐसा मान लो कि कोई vertical wall है, यहाँ पे ऐसा मान लो कि ऐसे vertical wall है. So now this fluid, this water is hits this vertical like this, ऐसे vertical wall को hits करता है, ठीक है. Then what happen after this? What is the force exerted by the wall due to this impact? Okay, means what is the force on this wall due to this force, due to this impact of this water. Okay, मतलब इस collision से wall पे कितना force लग रहा है, और हमें और यहाँ पे दिया है assuming it does not rebounds, मतलब कि यहाँ से वो rebounds नहीं होता, मतलब ऐसे वापस नहीं आ रहा है. It does not rebounds, मतलब कि यहाँ पे आके ऐसे डायरेक्टली नीचे चला जाएगा. It does not rebounds. Okay, मतलब यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 डायरेक्टली. सो सी स्पीड इज चेंज, v में से कितनी हो गई? 0. If the speed is changed, means velocity is changed, then the momentum is applied, some impulse is applied, some force is applied. So here what is this force as per the Newton's second law? So as per the Newton's second law, force is equal to dp by dt, as we know. Okay, but here we use the variable mass concept. Here we use this variable mass concept. What is this variable mass? Why we are using this variable mass concept? Because if you consider this situation, velocity throughout the motion is constant and it is directly becomes 0. Then mass, see, mass is continuously flowing.
Mass is continuously flowing through this one. So first mass is collide, it's going back, downward side. Now second, new mass is coming, new mass is coming, new mass, means mass is continuously flowing through this tube. So here mass flow rate is given to us. What is just given to us? Mass flow rate. तो ऐसा कुछ फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली. तो यहाँ पे इक्वेशन, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है v, तो आंसर इसमें क्या होगा? v dm/dt, है ना. वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, जो चेंज हो रहे तो यहाँ पे कोलिजन के वजह से हो रहे, है ना. उससे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0. लेकिन ए जैसे ही मास डाउनवर्ड गया, यहाँ से नया मास आ गया, डाउनवर्ड गया, नया मास आ गया, मीन्स दस न्यू मास इज कंटिन्यूसली coming out from the tube. So here the mass flow rate of this one is given. So consider mass flow rate is what? dm/dt. So this much of force is applied on this one. Now v given है, dm/dt is not given. See anywhere in the problem dm/dt is not given. Then how we get this answer? So here I am just derive this equation of dm/dt, and all of you write down in here. Okay, write down here. I am just derive this equation here. Mass flow rate. Mass flow rate. So dm/dt is equal to, ऐसा लिख सकते हैं, d/dt of rho into volume. एक्चुअली यहाँ पे v 2 टाइम्स है, तो ये कैपिटल v, ठीक है, rho into volume. That is a small v, velocity, and this is the capital V, volume. You must be remember. Okay, so rho is a constant. Rho means the density of this fluid. Density of this fluid is constant, so it is coming out from this one. So answer हो गया rho into d/dt. What is volume? What is a volume? अगर आप इसका वॉल्यूम फाइंड करोगे तो मान लो कि इतना एरिया है और उसकी लेंथ है dx, उसकी लेंथ है x. ओके, मतलब इतना फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली पर सेकेंड, इतना फ्लो जा रहा है, ऐसा मान लो आप. मतलब x डिस्टेंस कवर किया हुआ है और a इसका एरिया है, तो टोटल इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू एरिया इंटू लेंथ, सो एरिया इंटू x. तो आप यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे रख दो एरिया इंटू x. सो एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया कैसा है? कांस्टेंट है, x टाइम के साथ चेंज होगा. तो फिर आंसर क्या हो गया? इज इक्वल, मतलब dm/dt is equal to rho. Area is a constant, so it's coming out from this differentiation. So dx/dt. Tell me what is dx/dt? What is dx/dt? dx/dt is a velocity. dx/dt is what? Velocity. So finally you get this answer. dm/dt is equal to rho av. Here this v is a small v. Okay, small v means velocity. Then this is your final answer of the mass flow rate. I am writing here. What is this dm/dt actually? So dm/dt is equal to rho av. अगर ये गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो. अगर डायरेक्टली गिवन है तो फिर डायरेक्टली वैल्यू रखनी है. इफ इट इज नॉट गिवन देन यूज दिस इक्वेशन rho av, where rho is a density of fluid, a is the cross section area of the flow, and v is the velocity of the fluid. You must be remember the old terms. Rho is a density. Okay, so where you put dm/dt is equal to rho av. Rho is equal to density of fluid, a is equal to cross sectional area of a flow, and v is a velocity of fluid फ्लो. ठीक है, तो सभी वैल्यू यहाँ पे आपके पास है. देखो अभी तो इक्वेशन फोर्स का क्या हो जाएगा? ये वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद, सो दिस फोर्स इज इक्वल टू v इंटू rho a v. So now v into v square. So finally you get this answer rho a v square. अगर आप इस इक्वेशन को यहाँ पे रखते हो तो आपको ये दूसरे फॉर्मेट में मिल जाएगा, इज इक्वल टू rho a v square. ठीक है, यहाँ इसका प्रूफ यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा है, आपको इक्वेशन यहीं पे रखना है. क्लियर है सबको? चलो, तो फिर f इज इक्वल हो गया rho a v square. a is a given, v is a given, but rho not given. So for right now the fluid is which one? See, right now in this equation which fluid is given to us? That's water.
Which fluid is given to us? Water. And density of water is very well known value. Density of water does not given in any problem. Whenever the water is given to you and you have to write down the density of water, then rho of water, right now we consider it is rho. Okay, so rho of water is always 10⁻³ kg/m³. आपको यही वैल्यू रखनी है. Always you consider rho of water is equal to 10⁻³ kg/m³. तो वो भी वैल्यू मिल गई, सभी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, आपका फाइनली फोर्स मिल जाएगा. तो रिमेनिंग कैलकुलेशन है वो होमवर्क में. ठीक है, तो पूरा इक्वेशन मैंने डिराइव किया हुआ है, आप सभी वैल्यू वहाँ पे रख के फोर्स फाइंड कर लेना. क्लियर है, और आपके आंसर को टेक्स्ट बुक के आंसर के साथ कंपेयर कर लेना. सो बाय दिस वे यू जस्ट सॉल्व आउट द प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन अ वेरिएबल मास. ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे यही वेरिएबल मास है. यू कंसिडर एनी रॉकेट्स, ओके, एंड रॉकेट मूविंग upward side, then this gases is come out, then at that time also we use the variable mass concept. So this is the case of the variable mass. क्लियर है. सो पूरा टॉपिक से अपनी बुक्स में नोट कर लो, और एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक का वो भी नोट कर लो. चलो नोट करो.